नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आप सभी सेशन को जोरदार तरीके से एक बार शेयर करेंगे। फिर हम सभी देखेंगे आप सभी के सामने टॉप 50 जो सीटेट के लिए क्लास लाई गई है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है 2022-23 सीटेट के लिए। दोस्त, तो आप सभी सीडीपी का जो मैराथन या होगा टॉप 50, वो आप सभी के लिए प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर दोनों के लिए आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप सभी एक बार कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त, आप अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। करा कि लेव वाइगोस्की, क्या करा, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है। क्वेश्चन पढ़िए। करा लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है, करा बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, या कह रहा है कि बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, फिर कह रहा है बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, फिर कह रहा है बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। क्वेश्चन दोस्त आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। तो लेव वाइगोस्की, जो आप सभी को पता है, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि खेल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और बच्चे खेल खेल में अपना सामाजिक विकास करते हैं, समाज से अंतःक्रिया करते हैं, उसके बाद अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो उनके द्वारा जो कहा गया, इस आधार पर लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसके आधार पर आप देखेंगे ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बात कर लेते हैं। अगर बच्चे की सोच रुकावट पैदा करता है तो ऐसा नहीं, बी ऑप्शन तो गलत। फिर कह रहा है बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, तो आत्म केंद्रितता की बात करते ही नहीं है। अगर बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर हटता जाता है तो ऐसा कुछ नहीं। तो आप देखिए ऑप्शन से क्या कर रहा है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, अपने ज्ञान को निर्माण करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर के लिए बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा। पढ़िए दोस्त और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है बालकों के व्यक्तिगत विकास की बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर बात कर रहा है बच्चे का विकास कैसे होता है, या क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा, जब आप इस प्रैक्टिस को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के सीडीपी में पूछा जाएगा, चाहे आपका प्राइमरी लेवल पे हो या जूनियर लेवल पर। तो आपको बस क्लास में बने रहना है और क्वेश्चन को समझते रहना है बस। और आप सभी को सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को शेयर कर देंगे तो आप सभी कि इस प्रैक्टिस को लगातार आप सभी को दिया जाएगा, क्लासेस कंटिन्यू रखी जाएंगी। कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा है, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन से कह रहा है। तो दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। फिर सी ऑप्शन कह रहा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। और डी ऑप्शन कह रहा अव्यवस्थित व असतत होता है। तो बच्चों, आप सभी बता देख रहे होंगे क्वेश्चन कि बालकों के व्यक्तिगत की बात कर रहा, पर्टिकुलर की बात कर रहा है। तो जब बच्चे का विकास होता है, हर बच्चे का विकास अलग अलग ढंग से होता है, अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि जो बच्चा है उसमें व्यक्ति विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है। जब बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है तो आपको हर बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां, अलग अलग शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो कारक के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जब बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से है, हर बच्चे की वातावरण और आनुवंशिकता अलग अलग है, तो हर बच्चे की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो भाई साहब, कुछ तो लगाया जा सकता है लेकिन एकदम नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। फिर कह रहा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। जी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा और आप सभी जवाब भी दे रहे हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट भी हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अव्यवस्थित और असतत है, तो नहीं, जो विकास होता है वह सतत रूप से चलता है, असतत नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको लगातार पढ़ना है और चीजों को समझना है। दोस्तों सेकंड नंबर के लिए, थर्ड नंबर के लिए आप सभी क्वेश्चन देखेंगे और जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे, सत्य की पहली बात करेंगे। और करा विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, करा विकास अव्यवस्थित होता है, करा विकास एक सतत प्रक्रिया है, करा विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो क्वेश्चंस आपसे नहीं सही पूछ रहा है, तो आप सही पॉजिटिव को ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है। अगर विकास क्रमबद्ध नहीं होता है तो भाई साहब विकास क्रमबद्ध तरीके से होगा। जैसे आप सभी को पता है, जब बच्चे का सबसे पहले बच्चे का शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर बच्चे का किशोरावस्था आता है। ऐसा नहीं है किसी बच्चे का किशोरावस्था फिर बाल्यावस्था फिर शैशवावस्था, ऐसा नहीं, उल्टा सीधा नहीं होगा, वह होगा एक क्रमबद्ध तरीके से। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट। विकास अव्यवस्थित होता है, जो विकास है अव्यवस्थित नहीं होता, एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है, या भी इनकरेक्ट। करा विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन आप देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया, ये तो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर करा डी ऑप्शन करा है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो क्वेश्चन आप डी ऑप्शन देख रहे होंगे, तो विकास देखिए भाई साहब, जो विकास होता है वह सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, इसमें आपसे कारण नहीं होता है, इस वजह से यानी निगेटिव हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं जो थर्ड का सी ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ नंबर के लिए। सेशन को शेयर करते रहिए और आप सभी इस टॉप 50 जो आप सभी के लिए मैराथन क्लास है वह बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों लेवलों के लिए सीडीपी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ नंबर के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार और आप सभी जवाब करा कि क्वेश्चन करा है फोर्थ नंबर करा बच्चे अपने, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करा है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने की कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन का रहा बच्चे अपने समाज के बारे में रहने की कौशल, मूल्य और रीतियां किससे सीखते हैं। करा आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से, या स्कूल से, या सरकार समकक्षी समूह से। तो देख रहे हैं बच्चे देखिए अपने ज्ञान का सृजन तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रहने के तरीके की, रहने के कौशल का विकास भी कर रहे हैं। फिर कह रहा मूल्य की बात कर रहा है, और फिर कह रहा रीतियों की बात कर रहा है। जब ये सारे पॉइंट की बात कर रहा है दोस्त, तो आप सभी को पता है कि आपका जो होगा वह सारे पॉइंट की बात कर रहा है। तो आप इसे देखिए कि आस पड़ोस से भी आप सीखते हैं, पास पड़ोस से धर्म से भी सीखते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म है या हमारा जो भी धर्म हो उससे भी हम सभी रहने का तरीका सीखते हैं। स्कूल में आप अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, समकक्षी समूह से आप अपने व्यवहार का डेवलपमेंट करते हैं। तो आपका जो हो जाएगा तब पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो इस आधार पर तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो पहला तीसरा तो होगा नहीं, पहला चौथा भी नहीं, तो आपका जो होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसे आप सभी के से पेपर पूछे जाएंगे, तो आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा भी सही। दोस्तों फिफ्थ नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्र आप सभी सेशन को शेयर करते रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। देखिए आप सभी के लिए क्लासेस मेरे द्वारा आप सभी को लगभग पर्टिकुलर टाइम पर लाते रहेंगे, चीजों को समझाते रहेंगे, आपको बस क्लास को एंजॉय करना। बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। जीन पियाजे से क्वेश्चन है और आप सभी से पूछता है जीन पियाजे से। समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, फिर करा समायोजन एवं संतुलीकरण, और फिर करा समावेशन एवं संगठन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दोस्त पढ़िए और आप जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बात कर लेते हैं जीन पियाजे से क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे को आपके बारे में पता होना चाहिए कि जीन पियाजे क्या थे। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वह था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, उन्होंने कहा कि बच्चे जो अपने ज्ञान का सृजन करते हैं वह समाज से नहीं, वह खुद से अंतःक्रिया करते हैं। समाज से अंतःक्रिया करते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत पर, लेकिन जीन पियाजे के सिद्धांत पर बच्चे खुद से अंतःक्रिया करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करते हैं और अपने ज्ञान का सृजन कर लेते हैं। तो आपको इस सिद्धांत था जीन पियाजे का, और जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें 4 चरण की बात की गई थी, जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। बात कर लेते हैं जब अनुकूलन की बात करते हैं, अनुकूलन की जब आप बात करते हैं तो अनुकूलन में उन्होंने बताया 2 पार्ट को। उन्होंने कहा कि अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, एक समायोजन होता है, एक समावेशन होता है। समायोजन और समावेशन की बात करते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समावेशन होता है, जो समावेशन होता है उसमें, जिसे हम जानते हैं समावेशन को बोलते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण की जब बात करते हैं, उन्होंने कहा बच्चे जब अपने, जो भी बच्चे के पास ज्ञान है, जो भी नया ज्ञान आता है, नए ज्ञान को महत्व ना देकर पुराने ज्ञान को हम महत्व देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वह होता है समावेशन, जिसे जानते हैं आत्मसातीकरण। और बात कर लेते हैं समायोजन की जब बात करते हैं दोस्त, तो समायोजन कहता है जब आपके पास जो पुरानी जानकारी है, जब आपके पास नई जानकारी आती है, तो आप उस पुराने ज्ञान को महत्व ना देकर के नए ज्ञान को महत्व देते हैं, तो आपका कौन सा होगा, वह होगा समायोजन कहलाता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन से पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा दोस्त। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के, बात करते हैं 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है, कह रहा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं आपसे पूछ रहा है, फिर आपको नहीं पर फोकस करना होगा, तो आपको ढूंढना होगा। अगर बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, अगर बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, अगर बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती है, अपितु कई प्रकार की होती, अगर बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहसंबंध नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आप सभी पढ़िए दोस्त। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए और आप जवाब दीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना और जवाब देना है। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर से पूछ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर की बात कर लेते हैं पहले। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था वह सिद्धांत कहलाता है बहुबुद्धि। क्या सिद्धांत कहलाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। और जब बहुबुद्धि की सिद्धांत की बात करते हैं दोस्त, तो उन्होंने बहुबुद्धि में 8 प्रकार की बुद्धियों की बात की। किन प्रकार के? 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। और 8 प्रकार की जब बुद्धि की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हर बच्चे में हर प्रकार की बुद्धि विद्यमान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का जो बुद्धि का वातावरण है, जब बच्चा समाज में, जब बच्चा वातावरण में अपना विकास कर रहा होता है, अपने भाषा कौशल का विकास कर रहा होता है, तो उसमें किसी भी एक पॉइंट पर जब बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, तो किसी एक का माहौल अच्छे से मिल जाता है। जैसे अगर बच्चा गाना गाना सीख जाता है, तो उसके माहौल में, एनवायरमेंट में क्या है, थोड़ा सा संगीत की मय है, तो वह बच्चा उसके माहौल में क्या होगा, संगीत से भरा हुआ रहेगा, तो वह संगीत को अपनी भाषा में एडॉप्ट करने की चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसलिए उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की जब बात करते हैं, तो उन्होंने इस उसमें बात की कि 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो आप देखिए 8 प्रकार की बुद्धियों के से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन से आपका हो रहा है। अगर आप बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशेषता है, तो दोस्तों आपसे नहीं पूछ रहा है तो बुद्धि एक स्थिर और स्थायी बुद्धि होती, तो बहुबुद्धि का क्या मतलब रह गया? तो ऐसा नहीं है, इसीलिए नहीं है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आप बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है। जी, अगर आप जैसा इन्वायरमेंट देंगे वैसा बच्चे का विकास होगा, तो या तो सही है। और अगर आपसे नहीं पूछ रहा है तो वही आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि नहीं पूछ रहा तो वही आपसे करेक्ट होने का चांसेस भी है, तो जो नहीं है वही सही है। इसलिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कारण बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। तो आपको दिख रहा है कि बुद्धियां जो है 8 प्रकार की होती। जब 8 प्रकार की बुद्धियों की उन्होंने बात की, तो उन्होंने का सही कहा कि एक खंड पर हावी नहीं होता है, और क्या है, वह कई प्रकार से हो सकती, तो यह भी सही है। तो आपको सही नहीं, जो नहीं है वही सही होगा, ऐसा ढूंढना है।
तरह बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहसंबंध नहीं किया जा सकता। तो यह भी बात सही है, लेकिन आपको निगेटिव ढूंढना था, तो निगेटिव है तो ऑप्शन ए, और निगेटिव है तो ए ऑप्शन, तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे। स्क्रीन पर है क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब दीजिए। करा की पूजा, बात कर रहा है पूजा अपनी दोस्त को कहती है, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? दोस्तों, आपसे नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा चीटर में। तो कोहलबर्ग से जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। और ऑप्शन देखिए, करा की आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, करा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, करा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था या अभिन्यास, करा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं कोहलबर्ग की जब आप बात करते हैं तो कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने कोहलबर्ग ने कहा कि हम जो सीखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत था। कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या कहलाता है? नैतिक विकास का सिद्धांत। देखते चलिए दोस्त, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरण की बात की। कितने? 3 चरण की बात करते हैं, और 3 चरण में दो क्या होते हैं? उपचरण होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे दोस्त? टोटल मिलाकर 6 उपचरण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 चरण की, और टोटल मिलाकर के 6 चरण हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6। और 6 का जो नाम आप जानते हैं, तो पहला स्टेज की बात करते हैं, तो पहले की आप जब बात करेंगे तो उसे हम जानते हैं दंड और आज्ञा पालन। और जो दंड और आज्ञा पालन होगा, दूसरा होगा हम केंद्रता, जिसे जानते हैं यांत्रिक सापेक्ष। और तीसरे की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं तीसरे का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का। और चौथे की जब आप बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम सभी कानून व्यवस्था पर चलते हैं। छठवें में उन्होंने कहा सार्वभौम, पांचवें में उन्होंने कहा कि सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं, और छठवें में कहते हैं सार्वभौमिक अनुबंध की बात करते हैं। तो आप सबसे क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना हमें शिक्षिका बाहर खेलने की अनुमति नहीं दे रही है। तो किस आधार पर जा रही है? आज्ञा के आधार पर, दंड और आज्ञा के आधार पर। तो इस वजह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बच्ची जो है शिक्षिका की डर की वजह से, और इसी वजह से वह कार्यों को कर रही है। करे कि नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हमको खेलने की अनुमति नहीं होगा। तो नियम कानून की बात, आज्ञा पालन की बात करा, दंड की वजह से कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को सारे चीजें जो बताई जा रही है वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपका ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र। अगले क्वेश्चन की जब आप बात करते हैं दोस्तों, 8 नंबर के लिए आप सभी देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए और आप जवाब। करा की लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अध्ययन में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? कर उपयुक्त इनाम देकर के, सख्त सजा देकर के, या कर मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, या कर उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा करके। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेवाइगोस्की से संबंधित है। लेवाइगोस्की जो कहते हैं समाज से अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। तो आप ढूंढिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी प्लीज एक बार आप सभी कमेंट कीजिए दोस्त, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार आप सभी कमेंट करेंगे, और आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और आप कमेंट के माध्यम से जब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो भी आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो सही होगा उसे आप बताइए कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर की बात करते हैं, तो जो लेवाइगोस्की आपको पता है समाज से अंतःक्रिया कर रहा है, समाज से अपना अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन कर रहा है, तो उपयुक्त इनाम देकर, तो इनाम की बात करते नहीं, आपका ये ऑप्शन से गलत। अगर सख्त सजा देकर के, भाई सजा तो आप दे करके कुछ से नहीं कर सकते हैं, इसलिए मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके। तो सही कह रहा है कि देखिए, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करेंगे तो बच्चा की जो है शिक्षक की अधिगम में, शिक्षक जो है अधिगम में बच्चे का मदद कर सकता है, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके।
कर उन्हें ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तर नकल, जी भाई जब नकल करेंगे तो नकल एनसीएफ 2005 का विरोध करता है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं, नकल से कोई मतलब नहीं। लेकिन नकल करने से कोई बच्चे का विकास नहीं होता। और आप जब बात करते हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, बच्चे का होल किसी तरीके से बच्चे का विकास जो पूरी तरीके से हो पाए, इस पर हम सब बात करते हैं। तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मित्र आप सभी 9 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी अपने जवाब को देते रहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था और एनसीएफ जो एनईपी है उससे क्वेश्चन मित्र पूछा जाता है और आप सभी से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी क्या करिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती? एनईपी 2020 की बात कर रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहा है कि पाठचर्या का लचीलापन, करा पाठचर्या का मानीकरण, या करा कि पाठ पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, या करा पाठ पुस्तकों को रट कर याद करना। तो एनसीएफ 2020 जो बात करता है किस पर जोर देता है? एनईपी एनईपी एनसीएफ नहीं, एनईपी 2020 किस पर जोर देता है? तो एनईपी देखिए जहां तक बात करते हैं अभी तक हम सभी बात करें तो एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह 3 बार आई है और 3 बार के सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले आया था 1968 में, फिर आया था 1986 में और 1986 को बदला गया था, 1992 में संशोधन किया गया था, इसलिए हम सभी इसको काउंट नहीं करते हैं। फिर जो तीसरा आया है वह 2020 में। तो एनईपी जो अभी तक आया है वह अभी तक 3 आया, कितना आया है? 3 की बात करते हैं और 3 की जब आप बात करते हैं एनईपी तो उन्होंने जिसमें आप सभी को कस्तूरी रंगन की समिति में किया गया था। तो आप सभी से पूछ रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है? वह देती है पाठचर्या का लचीलापन पे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रटने पर नहीं देगा। गैर संबंधीकरण संदर्भीकरण की बात करने, देखिए जो आप पढ़ाइए संदर्भ होना चाहिए, उसका संदर्भ होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। बिना संदर्भ के आप क्या मतलब, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन आपका ए, आपका मित्र आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर के लिए दोस्त आप सभी कमेंट करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप जब जवाब देंगे। क्रम मूल्यांकन का केंद्र, क्रम मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए मित्र? करा कि अध्ययनकर्ता क्या नहीं कर सकता है इसका चित्रण करना, करा कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में, करा अध्ययनकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, करा मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, या करा अध्ययनकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? जब आप मूल्यांकन को करें तो आप किस पर रख करके, किस पर आप फोकस करके उसका मूल्यांकन करिए बच्चे का। तो आप देखिए ऑप्शंस को मिलाइए, उस ऑप्शंस को आप पहले समझिए। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है? कर अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। भाई साहब क्या कर सकता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्या नहीं कर सकता इसके बारे में अगर आप चेक करेंगे तो आप कभी नहीं पाएंगे, अधिगमकर्ता के बारे में सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत। क्या कर सकता है इसके बारे में हम पता लगाएंगे, क्या नहीं कर सकता इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। अगर कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में, भाई साहब जब तुलना शब्द आ गया तो आप बच्चे की तुलना किसी भी हालत में नहीं करना, तुलना आपके लिए नेगेटिव। करा फिर करा मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करके, देखिए मानक स्टैंडर्ड की बात नहीं करता, देखिए मानक की बात भी नहीं करता, सी ऑप्शन भी करे। करा कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन। अधिगमकर्ता जब आप मूल्यांकन कर रहे हो तो अधिगमकर्ता में कितना विकास हो रहा है, कैसे सीख रहा है, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। इसलिए ऑप्शन से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी मित्र सही भी आंसर भी दे रहे हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन 10 का। तो आप सभी अब देख सेशन को शेयर करते रहिए, क्लास को एंजॉय करते रहिए। बस आपका सिर्फ मित्र काम है क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। क्लास को जितना एंजॉय करेंगे, जितना सीडीपी को समझेंगे, उतना आपका विकास होगा, अपने आप को डेवलपमेंट कर सकेंगे, अपने आप को सीख सकेंगे। अगली बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कर कि एक बाल
क्या नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा कि एक बाल केंद्रित शिक्षक की बात कर रहा है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, कह रहा शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, कह रहा विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय अवस्था में होती है, कह रहा शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में होती हैं। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, तो आप जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है जब, तो इस शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा जब आप बात करते हैं तो बच्चे को केंद्र में रख करके सिखाया जाता है, और जब बच्चे को केंद्र में रख के सिखाया जाता है तो शिक्षक का काम क्या हो जाता है, शिक्षक का काम हो जाता है कि उसे मार्गदर्शक या परामर्शदाता या सुविधा प्रदाता के रूप में उसका रोल हो जाता है शिक्षक का। जब शिक्षक का यह रोल हो जाता है मित्र, तो आप सभी से ऑप्शंस दिख रहा होगा, तो आप ढूंढिए कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा। जब आप बात करते हैं दोस्त, जब आप बात करते हैं शिक्षिका की, बात करते हैं शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, तो आप ऐसा देखिए, जब शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती ऐसा नहीं है, ठीक है। शिक्षक अगर विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा की बात जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों का रोल होता है, लेकिन केंद्र में रखा जाता है कौन, बालक केंद्र में रखा जाता है, और शिक्षक का जो होता है वह सक्रियता पर जोर देगा, वह टीचर भी एक्टिव रखता है और बालक भी एक्टिव रहता है। तो आप देख रहे हैं शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ऐसा बात नहीं, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय, तो कहां पर बाल केंद्रित का विकास हो रहा है, तो निष्क्रिय नहीं, ये भी सक्रिय होगा। फिर कह रहा विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, तो यह भी नहीं, शिक्षिका का ही निष्क्रिय होगी। देखिए दोनों पक्ष को सक्रिय होना पड़ेगा, जब दोनों पक्ष सक्रिय होंगे, भले ही बाल केंद्रित शिक्षा में जो बच्चा होगा वह तो केंद्र में रहेगा, लेकिन दोनों पक्ष सक्रिय होना चाहिए। जब दोनों पक्ष सक्रिय होंगे तभी तो बच्चे का विकास होगा। इस वजह से शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है मित्र। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर के लिए आप सभी दोस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप जवाब देंगे। कारण निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पढ़िए, कारण निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। अब इसको निगेटिव पूछ रहा है, नहीं आपको ढूंढना है कौन सा बच्चे का सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान नहीं हो सकता, क्रिएटिविटी बालक की पहचान नहीं है। करा उच्च क्रम समस्या समाधान, करा अभिसारी सोच, करा नवाचारी सोच, या करा जिज्ञासा की प्रबल भावना। दोस्तों जहां तक आप बात करते हैं शिक्षिका में कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की बात करते हैं, जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो आप सभी इसी जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब आप बात करते हैं सृजनशील बालक की बात करते हैं, तो सृजनशील बालक क्या होता है, जो नए तरीके से अपने ज्ञान का सृजन करे, अलग तरीके से किसी व्यक्ति का नकल ना करे। तो बात करें उच्च क्रम समस्या समाधान, तो या तो सही है, लेकिन आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। करें नवाचारी सोच, तो नवाचारी सोच तो होता है क्योंकि वह नए तरीके से सोचता है, सी भी ऑप्शन करेक्ट है। चला जिज्ञासा की प्रबल भावना, तो उसमें जिज्ञासा होगी तभी तो बच्चा सीखेगा, तभी तो बच्चा अलग तरीके से करेगा, इसका पहचान होता है सृजनशील का, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। आपसे निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव कौन सा होगा, अभिसारी सोच, एक किसी पॉइंट पर बच्चा रह करके नहीं सोचता है, बच्चा जो सोचता है वह अलग तरीके से सोचता है। तो जो आपका बच्चे का होना चाहिए वहां पे अपसारी होता, अभिसारी नहीं अपसारी होता, तब तो सृजनशील के लिए था, लेकिन अभिसारी जो होगा उसे हम जानते हैं बंद अंत वाला प्रश्न, और अपसारी को बोलते हैं मुक्त अंत प्रश्न, जो आप सभी के लिए मैथ पेडागोजी और आप सभी के ईबीएस पेडागोजी में भी पूछा जाता है, जब पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शंस आपका भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर के लिए, आप सभी कमेंट करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब कह रहा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। बच्चे देखिए क्वेश्चन दे, जब बात करते हैं 13 नंबर के लिए, कह रहा विद्यार्थियों की अक्षर की बात कर रहा है और शब्दों को पढ़ने की बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है। तो आप अक्षरों को पढ़ने और शब्दों को पढ़ने में की बात कर, व्याख्या करने में उससे क्या है, क्षमता में सीधे प्रभावित हो रहा है। तो कह रहा है गुणज वैकल्प होगा, कह रहा लेखन वैकल्प होगा, कह रहा वाचन वैकल्य होगा, या गति समन्वय वैकल्य होगा। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 13 नंबर, प्लीज आज सब कमेंट कीजिए
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जब मित्र आप बात करते हैं अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो पढ़ने में जब दिक्कत हो रहा तो सभी आपको पता है, तो अगर लिखने में होता तो लेखन वैकल्य होता, लेकिन हो रहा है वाचन वैकल्य में, क्योंकि वह पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसको बोलने में दिक्कत हो रहा है। पढ़ने में तो इसलिए आप जानते हैं जब पढ़ने में दिक्कत होता है तो हम जानते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। अगर आप सभी यहीं से दोस्त पूछा जाता है कि आप सभी लेखन में, तो हो जाता डिसग्राफिया। क्या होता? डिसग्राफिया। और बात करते हैं गुड़ज, गुड़ज में होता तो डिसकैलकुलिया हो जाता। क्या हो जाता? यहां बात हो जाता, इसे नोट कर दीजिए दोस्तों, यहां पूछा जाता आप सभी से। और तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गति समन्वय की बात कर रहे हैं, तो गति समन्वय की जब बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। दोस्तों आप सभी इस पॉइंट को नोट कर लेंगे जो आपको ना समझ में आ रहा हो। तो अगले क्वेश्चन की बात अब कर लेते हैं 14 नंबर के लिए। आप सभी हम सभी देखते हैं 14 नंबर के, 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी समझेंगे। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? वह होगा लेखन वैकल्प। अब 14 नंबर के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। तरह की गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों, गतिक रूप से दिव्यांग है, मतलब वह चलने में उसे दिव्यांगता है, वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण, किससे हमें बचना चाहिए? अगर बच्चा उसमें क्या है कि उसे गतिक दिव्यांगता है, मतलब अगली बात करते हैं ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, करा विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैप और लिफ्टों से समतल करना, करा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, करा बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। दोस्तों जब आप बात करते हैं 14 नंबर के लिए, जब आप बात करेंगे तो बच्चा गतिक रूप से दिव्यांग है, गतिक रूप से दिव्यांग है, तो वह चलने में असुविधा है। तो आप देखिए कि कौन सा और किससे बचना चाहिए। देखिए निम्न में से किससे बचना चाहिए, मतलब आपको निगेटिव ढूंढना है, और निगेटिव जब ढूंढेंगे तो आपको पहले ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शंस को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर अब बात कर लेते हैं पहले बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन। तो देखिए भाई साहब ये तो सही है। फिर कह रहा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन, देखिए यह भी सही है। अनुकूलन जैसे बच्चे का अपना अनुकूलन करके बैठेगा तो अच्छी तरीके से कर पाएगा। विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को रैप और लिफ्टों से समतल करना, यह भी सही है। लेकिन कह रहा ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन, जब ऐसा कर देंगे तो बच्चा ऊपर नीचे बार बार आएगा जाएगा, तो जब वो गतिक रूप से उसे दिक्कत है, गतिक रूप से वह दिव्यांग है, तो उसे असुविधा होगी, और जब असुविधा होगी तो यही इसी वजह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और नहीं है इसीलिए आपका सही है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप जवाब देंगे। करा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन दोस्त आप सभी पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे 15 नंबर के लिए। मित्र आप सभी एक बार देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मतलब एनसीएफ की बात कर रहा है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, एनसीएफ की बात कर रहा है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? अगर बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है, देखिए भाई साहब निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, बच्चे सक्रिय होते हैं, सीखने लिए तत्पर होते हैं। बस उस टीचर को, जो टीचर उसे पढ़ा रहा बच्चों को, वह सक्रिय होना चाहिए, बच्चों को सिखाने योग्य होना चाहिए। इसलिए आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसा आप क्या कैसे कर सकते हैं? फिर कह रहा कि बच्चे, तो यह भी निगेटिव हो जाएगा। अगर आप बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो बच्चा भाई साहब रट कर कोई सर्वश्रेष्ठ आज तक हुआ है? कोई नहीं हुआ मित्र, तो इसलिए आपका सी भी हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय, तो यह पियाजे के सिद्धांत पे चल रहा है। तो पियाजे क्या कहते हैं? बच्चे अपने ज्ञान का मतलब ज्ञान को सक्रिय रूप से सीखते हैं। ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा मित्र, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी जवाब देंगे कौन सा करेक्ट होगा। किसी विशेष
किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? बचना चाहिए मतलब निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव कौन सा होगा? कर स्मृति सहायक विधियां लागू करना, कर संगठनात्मक चार्ट बनाना, कर असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, कर मानसिक चित्र का उपयोग करना। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप सभी जवाब देंगे कौन सा होगा दोस्त। तो आप सभी देख रहे हैं किसी विशेष विषय वस्तु की बात करा लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए सुसाध्य, मतलब लंबे समय तक आपको याद रहे, लंबे समय तक आपको याद रहे सुसाध्य हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां तो सही है, जब याद करने की बात करा तो यह तो सही है। संगठनात्मक चार्ट बनाना, तो एक तरीके से चार्ट रहेगा तो बच्चे का समझ पाएगा कैसे हमको उसको ध्यान में रखना है, याद करना है। फिर कह रहा मानसिक चित्र का उपयोग करना है, तो यह भी सही है। कह रहा सहसंबंध शब्द प्रस्तुत करना, तो इससे कोई मतलब नहीं, सहसंबंध प्रस्तुत करने से क्या मतलब, तो इसलिए आपका नहीं है, तो इसलिए आपका यह करेक्ट हो जाए, ऑप्शन से करेक्ट हो जाए। बचना चाहिए किससे? किससे? सहसंबंध शब्द प्रस्तुत, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। बच्चों को बोरियत महसूस होने की संभावना कब होती है? कह रहा गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर, कह रहा गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, कह रहा उन्हें सफलता मिलने पर, कह रहा उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। बच्चे को कब बोरियत होगी, कब बोरियत महसूस बच्चा की संभावना कब होगी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बात कर लेते हैं डी ऑप्शन। देखिए पहले, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। भाई सर जब उनकी सफलता होगी, उनकी अपेक्षाएं होंगी, तब तो उनका तो कोई बात बोरियत कहाँ महसूस करेंगे, तो इसलिए आपका ये तो सही है। लेकिन आपसे निगेटिव पूछ रहा, महसूस की संभावना कब होती है, तो आपको निगेटिव ढूंढना। गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने पर, जो बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो करके सीख रहे हैं, अगर बच्चों को महत्व नहीं दिया जाएगा तो बच्चा क्या होगा, वह धीरे धीरे महसूस करने, अपने आप को बोरियत महसूस करने लगेगा। इस वजह से आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गतिविधि को महत्व दिया जाने पर, जब गतिविधि को महत्व देने पर आप बल देंगे तो यह बात तो सही है, ऑप्शन बी भी सही है। करा सफलता मिलने पर, अगर भाई जो सफल होगा, जो आप जिसको सफलता मिलेगी, तो क्या बोरियत महसूस करेगा? नहीं, ऐसा तो आप सबसे निगेटिव पूछ रहा, तो निगेटिव ऑप्शन यही आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर क्वेश्चन के पढ़ेंगे, आप जवाब दें। कल लेवाइगोस्की के अनुसार, लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? करा निर्देशित आदान प्रदान, करा व्यापक चर्चाएं, करा सहयोगात्मक अधिगम, या दोहराव व स्मरण करना। लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए है? नहीं, आपको ढूंढना है मित्र, तो आप ढूंढिए, सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा। नहीं आपसे ढूंढ रहा है, तो करा कि निर्देशित आदान प्रदान, तो यह तो सही है। देखिए निर्देशित आदान प्रदान मतलब होता है कि जब आप दोनों से वार्तालाप करेंगे, चीजों को सीखेंगे, एक दूसरे से आप निर्देश देंगे, तो धीरे धीरे दोनों आपस में सीखते जाएंगे, तो या तो बात तो सही है। करा व्यापक चर्चाएं, अगर भाई वाद विवाद होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से संप्रेषण होगा, एक दूसरे से अंतक्रिया होगा, तो बच्चा का विकास होगा। क्योंकि लेवाइगोस्की यही मानते हैं। लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चा समाज से अंतक्रिया करता है और अपने ज्ञान का सृजन करता है, तो समाज ही सब कुछ है बच्चे के लिए। तो करा सहयोगात्मक अधिगम, तो यह भी सही है। करा दोहराव या स्मरण, तो दोहराव स्मरण से क्या मतलब, ठीक है, दोहराव स्मरण करने से कोई मतलब नहीं लेवाइगोस्की इसका, इसलिए आपका नहीं पूछ रहा है और नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर के लिए आप सभी दोस्त देखेंगे, 19 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में संयोजक और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन की, या सीखने की निकटस्थ क्षेत्र की, या संरचनात्मक चित्रण की, या अग्रिम आयोजन की। दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजक और समावेशन किसकी पूरक है?
19 नंबर के लिए दोस्त कमेंट करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। तो जब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो उन्होंने समायोजन और संयोजन की बात किसमें की थी? अनुकूलन में की थी। अनुकूलन, इस वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जीन पियाजे के दो शब्द हैं अनुकूलन के बारे में उन्होंने बताया, एक समावेशन होता है, एक समायोजन होता है। आपको पहले बताया गया। तो जो समावेशन होता है, समावेशन में पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है, समायोजन में नई जानकारी को महत्व दिया जाता है, और आपका इसी वजह से आपका अनुकूलन ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। जिन पियाजे से संबंधित पूछ भी रहा था तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। बाल विकास में से तब होने वाली वृद्धि और तनाव, वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में से तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। कब से? जन्म और माध्यमिक बाल्यावस्था तक, जन्म और किशोरावस्था तक, गर्भधारण और माध्यमिक बाल्यावस्था तक, गर्भधारण और किशोरावस्था तक। जो बाल विकास में अध्ययन हम सभी करते हैं, सीडीपी में अध्ययन करते हैं, उसमें हम सभी को कहां तक अध्ययन करते हैं देखना है। बात कर लेते हैं, जब बाल विकास की बात करते हैं जो हम सभी पढ़ते हैं, वह बाल विकास में हम अध्ययन करते हैं जब बच्चे का गर्भ निर्धारण होता है तब से लेकर के बच्चे की किशोरावस्था तक। मतलब हम सभी करते हैं बच्चे के जन्म से मतलब जब बच्चे का गर्भ में जाता है, गर्भाधारण मतलब ये समझ सकते हैं, गर्भाधारण से हम सभी किशोरावस्था, तो यहां तक हम सभी अध्ययन करते हैं। उसके बाद पौढ़ावस्था आ जाता है, तो पौढ़ावस्था की बात हम सब पढ़ते नहीं है में, इस वजह से ऑप्शन आपका डी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर के लिए। 21 नंबर के लिए दोस्त कमेंट कीजिए। 21 नंबर के लिए दोस्त कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पात्मक समझ पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, रटकर सीखने पर, परीक्षाओं के लिए सीखने पर। एनसीएफ 2005 जो करा एनईपी 2020 की बात कर रहा है, तो एनईपी की जब बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो किस पर जोर देना चाहिए? तो दोस्तों आपको पता है रट के सीखने पे तो एकदम नहीं होगा, इसका विरोध है। रट्टा मारकर कुछ नहीं हो सकता। परीक्षाओं के लिए सीखना, सिर्फ आप परीक्षाओं के लिए सीखेंगे तो परीक्षाओं में ही सीमित रह जाएंगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए डी भी ऑप्शन गलत होगा। गैर संदर्भित विषय वस्तु, भाई साहब गैर उससे कोई मतलब, जो आप विषय वस्तु बना रहे हैं, जो पाठचर्या बना रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वह उससे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चे का क्या विकास होगा? बी भी निगेटिव। संकल्पात्मक समझ, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर के लिए दोस्त आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। करा कि समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशांत हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से किस समूह को प्रतिपादित किया है? विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, पुस्तकें, अन्य अध्ययन सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, फिर सूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। पहला दूसरा तीसरा सही होगा, पहला तीसरा चौथा, या पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। और क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप समझेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर के लिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी जवाब देंगे। जब आप बात करते हैं समावेशी की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो दोस्तों का सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन के लिए, दिव्यांग की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, तो यह तो सही है, हर बार सर्वेक्षण करें, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली, भाई साहब एक रूपी कैसे हो सकता है? जब समावेशी क्लासरूम में आप सबको पता है समान और विशिष्ट बैठेंगे, तो समान और विशिष्ट जब बच्चे हैं तो एक रूप से अगर देंगे तो उसमें किसी को बहुत अच्छा लगेगा,
किसी को बहुत खराब लगेगा, कोई बच्चा सीख नहीं पाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो सभी के लिए एक तरीके से नहीं हो सकता, एक रूप ही नहीं हो सकता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन से, दूसरा ऑप्शन से गलत है। फिर आप पुस्तकें अन्य अधिगम सामग्री समुचित सहायक युक्ति उपलब्ध कराना, तो या तो सही है, पुस्तकें और अन्य अधिगम सामग्री को समुचित सहायक युक्तियां प्रयुक्त करना करवाना तो एकदम सही है। तीसरा भी सही है, सूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करना, तो यह भी मित्र सही है। तो आप देखिए पहला, तीसरा और चौथा किस कौन से ऑप्शन में है, पहला, तीसरा और चौथा सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे मित्र। करा कि निम्नलिखित में से, करा निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता। नहीं पूछ रहा, नहीं दे रहा है कि अन्वेषण होगा, बातचीत अंतःक्रिया होगा, कि अधिसंज्ञान होगा, निष्क्रिय अवलोकन होगा। क्वेश्चन दोस्त पढ़िए और बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं, नहीं की बात कर रहा, नहीं देखिए। तो अगर बात करते हैं सार्थक सीखने की बढ़ावा कौन सा देने वाला है, तो अन्वेषण तो सही है। विद्यार्थी को, बच्चा जब अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, तो बच्चे का विकास होगा, ऑटोमेटिक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अन्वेषण तो आपका सही है, सीखने के लिए सार्थक है। बातचीत और अंतःक्रिया, तो यह भी सही है, अंतःक्रिया करके बच्चा सीख पाएगा, अपने ज्ञान का सृजन कर पाएगा। अधिसंज्ञान भी सही है, ज्ञान में, उसके संज्ञान में जब जाते जाएंगे तो वहां पे आपके कल्पना शक्ति चिंतन की बात करता है, तो यह भी सही है। कारण निष्क्रिय अवलोकन, जब आप भाई साहब निष्क्रिय रहेंगे, जब निष्क्रिय होकर अवलोकन करेंगे तो सीखेंगे क्या, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब गलत है तो वही सही है, जब नहीं है तो वही आपका। 24 नंबर के लिए, 24 नंबर के लिए आप सभी देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। करा कि उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है, किसे बढ़ावा देती है, कि हमको देखना है। कर अभिसरण सोच, कर सीखने की जिज्ञासा, कर विचारों की मौलिकता, या समस्या समाधान कौशल। दोस्त 24 नंबर को पढ़िए। के लिए दोस्त बात कर लेते हैं, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा है। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थी, जब आप बात करते हैं सृजनशील बच्चा है, क्रिएटिविटी उसमें है, उसमें सीखने की क्षमताएं हैं, तो सीखने की जिज्ञासा तो होगा, करा विचारों की मौलिकता भी होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे नए तरीके से सीखने की कला होती है, और जब कला होगी सृजनशील बालक में तो अलग तरीके से मौलिकता भी होंगी। समस्या समाधान कौशल, तो यह भी समस्या समाधान कौशल भी होता है, समस्याओं को समाधान करने में उनमें जागरूकता होती है, वो सोचते हैं किसी भी समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे, सृजनशील बालक में ऐसा गुण होता है। लेकिन अभिसरण सोच नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो किसे बढ़ावा देती है, किससे बचना चाहिए, बचना चाहिए, यानी मतलब निगेटिव पूछ रहा था, इसलिए आपसे ये ऑप्शन आपका करें। देख रहे हैं क्वेश्चन मित्र, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आने वाले हैं और कैसे मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में मिलेंगे जरूर, 100% है, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में मिलने वाले हैं। और सेशन को शेयर करते रहिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, एकदम देखते रहिए चीजों। किस नंबर के लिए दोस्त कमेंट करेंगे, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, पढ़ने से, सोचना से, या चलना से, या लिखना से। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया की बात करते हैं जब दोस्त, डिस्ग्राफिया क्या कहता है, डिस्ग्राफिया कहता है कि हमें लिखने में दिक्कत हो रहा है, लिखने में, इसलिए आपका डी। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, 100% है। अधिगम अक्षमता से, चाहे प्राइमरी लेवल में हो या जूनियर लेवल में, एक क्वेश्चन फिक्स है, आप इतना अपने दिमाग में रख के चलिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, व्यक्ति विभिन्नताओं से आएगा, आपके लिंग पूर्वाग्रह से आएगा, यहां से सारे यहां से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। 101% है कि आपसे पूछा ही जाएगा, जरूर से जरूर पूछा, इसलिए आपको चीजों को समझना है और चलते रहना है। तो आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा।
जैसे पढ़ना, सोचना, चलना, लिखने की बात करते हैं जब दोस्तों, जिसमें से लिखना आपका क्या होगा, डिस्ग्राफिया से होगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो चल जो आपका यहां से हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर के लिए, देख लेते हैं। पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने की बात करते हैं डिसलेक्सिया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी समझेंगे कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। अरे एक वैज्ञानिक संप्रत्यय, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तब विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। उन भ्रांतियों के सिरे से खारिज करें और उन्हें संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएं। उन बच्चों को एक विशेष शिक्षा के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें। यह कह रहा है कि शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की और आगे बढ़ जाना चाहिए। 26 नंबर की बात कर रहा है, वैज्ञानिक संप्रत्यय की बात कर रहा है। एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान शिक्षिका ने क्या पाया था, इसे आप देखिए और बताइए दोस्त। तो आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। दोस्त पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा होगा। दोस्त आप सभी पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और बताइए। दोस्त आप पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा होगा करेक्ट। अगर आप विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर दें। देखिए जब आप वाद विवाद करने देंगे उस वैज्ञानिक सोच पर, विद्यार्थियों को बात करने देंगे, तर्क करने की माध्यम देंगे, टाइम देंगे, तो बच्चे का विकास होगा। सही है, बात करने दे के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर दें, तो या तो एकदम सही है और सही पूछ रहा है। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दें। भाई साहब भ्रांतियां अगर हैं, अगर उसमें बच्चे में जिज्ञासाएं हैं तो उसे आप खारिज नहीं करना है। अगर आप खारिज करते हैं तो बच्चे का कैसे विकास हो पाएगा? आप सोचिए, कोई बच्चा आपसे पूछ रहा, आप टीचर के रूप में हैं, तो अगर बच्चा आपसे पूछ रहा है तो अगर आप उसे सिरे से खारिज कर देंगे तो बच्चे को कैसे जानकारी हो पाएंगी? तो इसलिए आपका बी ऑप्शन से नहीं होगा। अगर इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें। भाई साहब आप अगर अदर शिक्षक के पास भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चा, जब आप टीचर हैं तो आप अगर दूसरे टीचर के पास भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे में आपके प्रति, बच्चा आपको अच्छे से टीचर के तौर पे नहीं देखेगा और आप अच्छे तरीके से नहीं, आप क्या करने के लिए आप गए हैं, कौन से कार्य के लिए आप गए हैं मित्र, या तो आप समझ सकते हैं जब आप टीचर हैं तो आप गए हैं पढ़ाने के लिए, उनको बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज रहे हैं, तो उसका मतलब क्या रह गया? तो टीचर के रूप में किसी शिक्षक के पास नहीं भेजना है तो अभी निगेटिव करा कि शिक्षक को उन भ्रांतियों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। भाई साहब प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? इसलिए यह भी निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव सिर्फ सबसे अच्छा पॉइंट ए ऑप्शन है, इसलिए आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के लिए दोस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप जवाब। बच्चों के सीखने के संदर्भ में क्वेश्चन पढ़िए। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेवाइगोस्की को क्या महत्व देते हैं? जीन पियाजे क्या महत्व देते हैं, लेवाइगोस्की से क्या महत्व देते हैं? ऑप्शन देखिए, परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्बलन या स्कीम में बदलाव, वेधन और अभ्यास, पुनर्बलन, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध और संगठन। तो जीन पियाजे क्या मानते हैं और आपके कौन मानते हैं? वाइगोस्की। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीन पियाजे से आप बात करते हैं तो जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चा सीखता है वह खुद से अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का सृजन करता है। वहीं पर लेवाइगोस्की कहते हैं बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का सृजन करता है। इस वजह से क्या हो रहा है, सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेवाइगोस्की को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे परिपक्वता पर महत्व देते हैं, परिपक्वता पर। सिर्फ बच्चा खुद से जब अंतःक्रिया करता है तो अपने परिपक्व होगा, इस वजह से जीन पियाजे परिपक्वता पर और वाइगोस्की किस पे करते हैं? सांस्कृतिक उपकरण पर। जो सांस्कृतिक उपकरण है उसके माध्यम से अंतःक्रिया होगा तो बच्चे का विकास।
इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। तो आपका ए ऑप्शन सही होने वाला है, ये आपको देखकर समझ में आ गया होगा। 28 नंबर के लिए आप सभी देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे। 28 नंबर स्क्रीन पर है, पढ़िए एक बार और जवाब दीजिए। करा कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक रूप से बच्चा आर्थिक रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है और समूहों के छात्रों को कैसा आप बिहेव करेंगे, आप इसे देखिए। वे घर पर ट्यूशन ले, करा कि उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य प्रत्येक दिए जाएं, या करा स्कूल जाने में उनकी अरुचि कम ना हो, करा गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन हो। दोस्तों जब आप बात करते हैं जब दोस्त आप बात करते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित की बात करते हैं, तो जब बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है तो बच्चे में पैसे तो ऐसे नहीं है, सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चे के पैसे जब नहीं है तो वे घर पर ट्यूशन ले। भाई जब आर्थिक रूप से दिक्कत है तो वहां पर ट्यूशन कहाँ बात आ जाएगी, तो ट्यूशन होता तो पढ़ नहीं लेते, इसलिए क्या होगा कि यहाँ नहीं होने वाला ट्यूशन की बात। तो स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाए, भाई स्मरण करने के लिए कार्य पत्रक देंगे, रट्टा मारने के लिए देंगे, उससे क्या विकास होने वाला है बच्चे, आप टीचर के रूप में क्या देखेंगे, कैसे आप चीजों को समझेंगे। जब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कर स्मरण की बात तो एकदम नहीं करता है। कर गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन करें। भाई जो संदर्भित है, जिस लेवल का बच्चा है, जिस क्लास का बच्चा है, उस पर हम फोकस करके चलेंगे कि उन्हें बिना संदर्भ, बिना उस लेवल के जाने, उन्हें पहले अवलोकन करे किए, निरीक्षण किए बिना बच्चे को हम उसकी शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके उस पर अप्लाई कर देंगे किसी पाठचर्या को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चे का किसी भी हालत में विकास नहीं हो सकता अगर गैर रहेगा, क्योंकि गैर होने से कोई मतलब नहीं होगा। गैर से मतलब यह होगा कि बच्चे से लगाव ही नहीं, उससे उससे बच्चा सीख ही नहीं पा रहा, तो आपसे क्या मतलब है। अगर स्कूल जाने में उसकी रुचि कम ना, अगर बच्चे में को स्कूल जाने में अगर रुचि नहीं कम होती है तो बच्चा जरूर है सीखेगा। एकदम सही बात है कि बच्चा सीखने वाला है। इसलिए मित्र आपका सी ऑप्शन से करेक्ट होगा और सभी लोग यह देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन होने वाला भी है। 29 नंबर के लिए आप सभी देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक हो। करा कि दृष्टिबाधित बच्चा है, क्या है, दृष्टिबाधित है, विद्यार्थी है, समल समावेशन की बात कर रहा है, तो उसे सुनिश्चित करने में सहायक कौन सा होगा। छोटे मुद्रक और चित्रों वाली पुस्तक, यार शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, करा स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, करा बोर्ड पर लिखित निर्देश। दोस्तों जब आप बात करते हैं दृष्टिबाधित की बात करते हैं, तो दृष्टिबाधित अगर बच्चा होगा तो उसे ब्रेल लिप से पढ़ाना होगा, और ब्रेल लिप से जब पढ़ाना होगा तो उसे बच्चे को दिखाई तो एकदम नहीं दे रहा है। जब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो ए ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए ए ऑप्शन यही कर रहा है, छोटे मुद्रक और चित्रों वाली पुस्तकें। भाई साहब अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है, छोटे मुद्रक लाएंगे तो दिखाई देगा नहीं, एकदम नहीं होने वाला है। इसलिए आपका क्या होगा ऑप्शन, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा, जब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो संकेत कैसे आप करेंगे, उसे जब सामने वाले को दिखाई देगा तभी तो संकेत आप देंगे, तो तभी तो देख पाएगा, नहीं संकेत कहाँ होगा। अगर वह श्रवण बाधित होता तब तो हो जाता, जब बच्चा श्रवण बाधित होता, अगर कान से उसे नहीं सुनाई देता तब तो होता, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा तो संकेत से, जब संकेत आप सामने वाले को दिखाएंगे तो जब उसको दिखाई नहीं दे रहा तो संकेत करने से क्या मतलब, या भी नहीं हो। स्पर्शनीय और उभरी सामग्रियों का प्रयोग करना, तो आपको पता है जो ब्रेल लिप का प्रयोग किया जाता है उसमें उभरी उभरी कुछ अक्षरें होते हैं और उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड पर लिखित निर्देश, भाई सब जब दिखाई नहीं देगा तो निर्देश क्या देंगे, बोर्ड पर लिख करके कुछ समझाइए, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे को दिखाई देगा तभी तो उससे कोई मतलब है। इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। करा कि बाल केंद्रित शिक्षण में, करा बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है, मुख्यतः किस प्रकार होता है, शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, कर पाठ पुस्तकों से, कर अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, या करा विविध स्रोतों का अन्वेषण करके,
बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षण की बात कर मेथड की बात कर रहा है। करा सीखना मुख्यतः किस पर होता है? करा शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देकर। भाई साहब, जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, स्वतंत्र रहेगा, बस आप परामर्शदाता एक जो बच्चे को सहायता के रूप में आप देखना है, आपको समझना है, सक्रिय रूप से भागीदारी करना है, बच्चे को सामने रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा में यही महत्व होता है। तो शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश निर्देश आपको किसी भी हालत में नहीं देना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है आजकल। आजकल क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण है। तो बच्चे के अनुरूप आपको चलना है, ना कि अपने अनुरूप बच्चों को चलाना है। तो ऐसा नहीं कर पाठ पुस्तकों से। पाठ पुस्तकों से क्या मतलब, पाठ पुस्तक पर सीमित रख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर सिर्फ पाठ पुस्तक पर सीमित कर देते हैं तो बच्चे का विकास नहीं होगा, क्योंकि जो उसके जीवन है वह उस जीवन को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़िए, उसके समाज से जोड़िए, उसके वातावरण से जोड़िए, और जब ऐसा कार्य करेंगे तो बच्चे का विकास होगा। कर अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से। भाई जब अधिगमकर्ता जब निष्क्रिय रहेगा तो उससे क्या मतलब होगा? कुछ नहीं, क्योंकि अधिगमकर्ताओं को सक्रिय होना पड़ेगा, बच्चे को सक्रिय होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। जब विविध स्रोत का अन्वेषण करेगा मतलब बच्चा खुद से करेगा। अन्वेषण का मतलब होता है क्या? खोज करेगा। और खोज कौन करेगा? दोनों बच्चे खोज करेंगे, और जब खोज करेंगे तो सक्रियता रहेगी, तुम्हें करके सीखने की प्रेरणा रहेगी। इसलिए ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। आपका डी ऑप्शन से पूरी तरीके से करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर के लिए। 31 नंबर दोस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप जवाब। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है? तरह विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशी होता है, तरह विकास एक असतत प्रक्रिया है, तरह विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी है। क्वेश्चन पढ़िए। विकास डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। करा कि निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पे हो? तो विकास एक आयामी नहीं होता, ये तो आपको पता है। बहुआयामी होता है, तो यह भी गलत, ये ऑप्शन। फिर अब विकास एक दिशी होता है। भाई विकास एक दिशी नहीं होता, विकास सर्वांगीण तौर पर चारों तरफ से विकास होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बी भी गलत हो जाएगा। कर विकास असतत प्रक्रिया। भाई विकास सतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया नहीं है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। कंटिन्यूटी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। विकास के विकास बच्चे का जब गर्भ में जाता है उसी समय से स्टार्ट होकर के बच्चे का जब तक मृत्यु नहीं हो जाता, किसी न किसी रूप में विकास चलता है। जैसे एक पक्ष अगर शांत होगा तो दूसरे पक्ष का विकास होने लगेगा, तो विकास किसी न किसी रूप में चलेगा। तो इसलिए ऑप्शन से सी भी गलत हो जाएगा। करा कि असतत की बात करा नहीं, सतत होता है। करा विकास की दिशा अधोमुखी और शीर्षगामी होता है। तो आपको पता है जो विकास होगा अधोमुखी का मतलब यह होता है कि जो विकास होगा वह समीप से दूर होगा, अधोमुखी का आता है। और शीर्षगामी का आता है जो विकास होगा वह बच्चे का सिर से पैर की तरफ होगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन से इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका दोस्त करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब चलने दीजिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट। देख लिए सोशलाइजेशन से एक चैप्टर पूछ लिया गया है। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक की बात कर रहा है दोस्त। करा कि परिवार विद्यालय, या करा मीडिया परिवार, या विद्यालय मीडिया, या मीडिया पास पड़ोस। पहले करा प्राथमिक और द्वितीयक। पहले आपको प्राथमिक ढूंढना है, फिर आपको द्वितीयक ढूंढना है, कौन सा होगा। जब आप बात करते हैं समाजीकरण आप सभी के चैप्टर है, यहां से फिक्स है जो भी लेवल हो, या प्राथमिक या उच्च लेवल, दोनों में जरूर पूछा जाए। तो पहला प्राथमिक है तो प्राथमिक क्या? परिवार। और द्वितीयक दूसरा पूछ रहा द्वितीयक में विद्यालय। ऑप्शन आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देख रहे हैं ना, पहले आपसे प्राथमिक ढूंढना है फिर आपको द्वितीयक ढूंढना है, तो यही ऑप्शन से मिल रहा है, इसलिए आपका 32 का ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा।
33 नंबर के लिए देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? करा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, करा सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, करा दंड और आज्ञा पालन, या करा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए 7-8 वर्षीय बच्चे की बात करें, कैसे बच्चा 7-8 वर्षीय बच्चा कैसे करे, नैतिक निर्णय कैसे लेता है। जब बात करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत जो था उसे हम जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। और आपको पता है इन्होंने 4 चरण की बात, 3 चरण की बात की। जब 3 चरण की बात करते हैं तो पहला उन्होंने कहा कि बच्चे का 4 से 10 वर्ष और 10 से 13 वर्ष और 13 से 16 वर्ष की बात करते हैं। और इन्होंने 3 स्टेज की जब बात की थी, तो पहले स्टेज में क्या कहा था, बच्चा जो सीखता है वह उसे हम जानते हैं पूर्ण परंपरागत, मतलब बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाएगी। और नैतिकता नहीं पाई जाएगी तो बच्चा कैसे सीखेगा, दंड और आज्ञा के आधार पर सीखेगा, या सीखेगा बच्चा आम केंद्रता या यांत्रिक सापेक्ष के आधार पर। तो आप देखिए कौन किस आधार में जा रहा है। 7 से 8 वर्ष का मतलब है कि पहले स्टेज की बात कर रहा है। और पहला स्टेज क्या हो जाएगा, तो बच्चा किसी भी हालत में सीखने किस कौन सा वाला है, बच्चा सीखेगा कैसे, बच्चा समाज मतलब उससे बाहर से नैतिकता आएगी। नैतिकता जब बाहर से आएगी तो सीखेगा सिर्फ दंड और आज्ञा के आधार पर। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन दंड और आज्ञा के आधार पर बच्चे में वह नैतिक निर्णय लेगा। नैतिक निर्णय किसे लेगा, दंड और आज्ञा के आधार पर। इसलिए आपका सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 10 से 13 की जब बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं परंपरागत। इसमें नैतिकता नैतिकता की बात की जाती है। और 13 से 16 में बात होता है उत्तर नैतिकता, मतलब नैतिकता से ऊपर होकर के निर्णय लिया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 34 नंबर के लिए देखेंगे दोस्त, 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता, या चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप पढ़ पा रहे होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। दोस्तों जब आप बात करते हैं जीन पियाजे से संबंधित, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है जिसे हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जानते हैं। और इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा, 4 चरण की बात की। इसमें उन्होंने पहला चरण 0 से 2 वर्ष और 2 से क्या था 7, 7 से 11 था और 11 से 15 था। तो यह 4 चरण की बात करते हैं। और 4 चरण में जब आप बात करते हैं क्रमबद्धता की, तो क्रमबद्धता कब आता है, तीसरे स्टेज में आता है। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो क्रमबद्धता का मतलब है एक क्रम से लगाने की बात कर रहा है, क्रम से बच्चा लगा पाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कब, क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन देखिए दोस्त, कह रहा है कि वस्तुओं को किसी आयाम जैसे लंबाई, तो क्रमबद्धता की देखिए, क्रमबद्धता का मतलब यह होता है कि बच्चा कैसे सीखेगा। क्रमबद्ध का मतलब है जैसे सीक्वेंस में लगाना सीख जाता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो इससे बड़ा। तो मूर्त का मतलब जैसे देखेगा उसी हिसाब से क्रम से लगाएगा लंबाई के आधार पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरों के परिपेक्ष लेने की क्षमता, देखिए इसमें नहीं, देखिए क्रमबद्धता से सिर्फ आपको अवलोकन करना है और क्रमबद्धता की बात करता है सिर्फ एक पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। करा 5 वर्षीय, 5 वर्षीय बात कर रहा है। करा 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। कर जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, इस सोच के पीछे कौन सा तर्क होने वाला है।
जीववाद का तर्क है, या केंद्रीयता का है, या परिकल्पित निगमनात्मक का है, या संक्रामक परिणाम निकालना है। जब दोस्तों आप बात करते हैं 5 वर्षीय बात करें, 5 वर्षीय नसीमा है, और 5 वर्षीय नसीमा है तो सिर्फ आपको पता है 5 वर्षीय का जब बात करते हैं तो पियाजे के दूसरे चरण में बात जाता है। दूसरे चरण जिसे हम जानते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक। क्या जानते हैं? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक। और जब पूर्व और प्राक संक्रियात्मक की बात करते हैं तो उसमें जो गुण आएगा इसे हम देखते हैं। पहले तो हम सभी जानते हैं उसी गुण की बात करते हैं, या गुण किस में पाया जाएगा? सिर्फ पाया जाएगा जब 4 से 5 वर्ष की है तो जीववाद और केंद्रीयता ही पाया जाएगा। परिकल्पनिक निगमनात्मक तो होता है कितने एज में? 11 से 15 की एज में। तो 11 से 15 की एज की तो है नहीं, सिर्फ 5 वर्ष ही है, तो या तो कट गया। का संक्रामक परिणाम तो या भी नहीं। तो करा कि जीववाद और केंद्रीयता आपका ऑप्शन होने वाला, किसमें से अब क्या होगा? जब जीववाद कब होता है दोस्तों? जब हम जानते हैं जीववाद तब होता है बच्चा, जब बच्चा किसी वस्तु को निर्जीव को, या जिसमें निर्जीव है उसे सजीव समझता है। निर्जीव को सजीव समझता तो जीववाद होता है। जैसे आप बच्चे को खिलौना देंगे कोई तो कहेगा दबा देगा, मार देगा, इस तरह से एक्टिविटीज करता है। इसका मतलब क्या है? उसमें सोच रहा है कि उसमें सजीवता की बात करने लगता है। इसलिए जब बात करते हैं तो कह रहे कि चिकनी मिट्टी को गोले में दबाकर इस सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? केंद्रीयता की बात कर रहा है, मतलब वह एक चीज पर फोकस कर रही है, जो इसकी लंबाई ज्यादा वही सबसे ज्यादा लंबा, जिसकी लंबाई ज्यादा वही सबसे लंबा, इसलिए केंद्रीयता की बात करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन से करेक्ट होने वाला। दोस्तों जीववाद तब होता है जब सजीव को निर्जीव को सजीव मानती है, लेकिन केंद्रीयता उसे देख रही मिट्टी उतना है, लेकिन जब उसको लंबा कर रही कि बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उसमें एक किसी पर्टिकुलर किसी सेंट्रलाइजेशन उसका हो चुका है, केंद्रीकरण हो चुका है, कि जो लंबा वही सबसे बड़ा, इसलिए बी ऑप्शन से आपका करेक्ट हो। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर के लिए। कल लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषणवाद पर, या सार्वभौमिकता पर। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक की बात करते हैं दोस्त, तो लेव वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वह किस पर बात करता? सामाजिक संरचना पर। तो समाज से बच्चा अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 का क्या होने वाला है? ए ऑप्शन। व्यवहारवाद क्या मानता है? व्यवहारवाद जहां पर बात करते हैं वाटसन मानते हैं, या आपके वुडवर्थ हैं, स्किनर हैं, ये सब मानते हैं। कौन सा होगा? सामाजिक संरचना आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 37 नंबर के लिए। 37 नंबर के लिए बात कर लेते हैं दोस्त। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निजी संवाद, कर उच्च स्वर में वार्ता, या कर पाड़, या स्व केंद्रीयवाद। तो कौन सा होगा? 40 पर। और लेव वाइगोस्की की जब बात करते हैं, लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जब बच्चा स्वयं से बात करता है उसे क्या कहते हैं? निजी वार्ता कहते हैं। किसी उसे क्या कहते हैं? निजी वार्ता। और निजी वार्ता को एक शब्द और होता है व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता, या इसे हम जानते हैं प्राइवेट स्पीच। तो आपका क्या हो जाएगा? निजी वार्ता या प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका अगर यही पूछा लेव वाइगोस्की जहां जीन पियाजे होता तो आपका हो जाता है तो अहम केंद्रिता तब होता, मतलब जब जीन पियाजे होते तब अहम केंद्रिता होता, लेकिन जब आपका लेव वाइगोस्की है तब निजी वार्ता आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर के लिए दोस्त कमेंट करेंगे। करा कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, कर योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, या कर सहयोगिता पूर्ण अधिगम, या कर पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। कौन सा हो जाएगा? 38 के लिए आप सभी कमेंट करेंगे दोस्त। करा एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है?
तो कौन सी विशेषता हो जाएगी? प्रगतिशील, मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है, तो आप प्रोग्रेसिव कहता है कि करके सीखने पर सहयोगितापूर्ण अधिगम। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होना। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देते रहिए। देखिए आपको ऐसा लग रहा हो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 29 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? किसमें मानेगा? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिक रूप से बाधक है? नहीं भाई साहब, बाधक नहीं, साधक होगा। यहाँ साधक होता तब तो सही होता, लेकिन इसलिए आपका गलत। अब विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम के रूप में सीखने, तो अंग्रेजी भाषा को प्रथम के रूप में नहीं, द्वितीय के रूप में, प्रथम के रूप में नहीं, द्वितीय के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा? या भी गलत। फिर कह रहा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, तो एकदम सही है, सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगर द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता, नहीं, उलझन क्यों पैदा करेगा? उससे सहायक होगा, एक साधन के रूप में होगा, एक संसाधन के रूप में होगा, ना कि उलझन पैदा करेगा। यह भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला। 40 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, 40 नंबर के लिए कह रहा जेंडर भूमिकाएं हैं। क्वेश्चन पढ़िए, जेंडर भूमिकाएं हैं क्या होगा? करा अधिग्रहित व्यवहार, या करा जन्मजात व्यवहार, या करा जैविक संरचनाएं, या करा अनुवांशिक निर्धारण। जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जेंडर भूमिकाओं की बात करते हैं। जेंडर क्या है? एक सामाजिक सत्ता है। क्या है? सामाजिक सत्ता। जब सामाजिक सत्ता है तो आपका क्या होने वाला है? या अधिग्रहित व्यवहार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए हम सभी जो मनोविज्ञान पढ़े वह व्यवहार का मनोविज्ञान पढ़े, इस वजह से हम सभी जेंडर को लेते अधिग्रहित व्यवहार के रूप में। तो आपका या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना कि आनुवंशिकता या होगा। आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं तक। फिर हम सभी देखिए आपका 10 क्वेश्चंस नहीं हो पाया है मित्र, जो 10 क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे वह अगले क्लास में आप सबको करा दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, हम सभी अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।